बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीनू हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग से मिलाऊँ गुड मॉर्निंग। और बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ और बहुत से लोगों के लिए अपसेट कहा जाता है कल का इलेक्शन जो हुआ है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में चंद ही ऐसे इलेक्शन होते हैं जो कि मुतवक्का जिसके हवाले से नहीं होता, रिजल्ट उसके ऑपोजिट आ जाता है। आई थिंक देयर वर हार्डली एनी पीपल जो इस चीज़ को प्रोडिक्ट कर रहे थे। सब ये कह रहे थे कि अब्दुल हफीज शेख जीत जाएंगे, खासतौर पर इत्तेहादी जब हुकूमत के साथ अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। एक तो अपसेट ये हो गया जो हमने ऐवानों में देखा, और उसके बाद वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला आया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे और असम्बली का सेशन बुलाया जाएगा और उसमें ये तमाम डिस्कशंस होंगी। दूसरा, मैच की भी बात कर लेते हैं। कल पीएसएल मैच भी था और उसमें भी कुछ डिफरेंट हुआ, और हुआ ये कि कोयटा ग्लैडिएटर फाइनली जीत गया। और इट टुक 15 मैचेस टू डिसाइड कि जो चेज कर रहे हैं हमेशा वो नहीं जीतते हैं। और ऐसा लगा ट्रेंड ही बन गया था कि ट्रेंड बन गया था, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। कल ये गलत साबित। और इसके साथ साथ पीएसएल के हवाले से एक और अहम अभी खबर सामने आई है कि जो 3 पॉजिटिव केसेस आए हैं मजीद कोरोना के बायो बबल के बाद। ये देखा गया कि जब उसमें कुछ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई तो चंद प्लेयर्स को पॉजिटिव हुए, उसके बाद क्वारंटीन हुआ। अब ये खबर आ रही है तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इनको आइसोलेट किया हो गया है ऑलरेडी, ये सेहतयाब होंगे, पीएसएल की रौनकें बहाल रहेंगी। बिल्कुल। इसी के साथ हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ भी चलते हैं और आज के रनडाउन के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं और किस किस तरह से ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। सेनेट इलेक्शन में बड़ा अपसेट। यूसुफ रजा गिलानी ने 169 जबकि अब्दुल हफीज शेख ने 164 वोट लिए। वज़ीर आज़म का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का भी फैसला, और साथ ही साथ कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर पाकिस्तान को आज समरी भेजी जाएगी। पीटीआई सेनेट में सबसे बड़ी जमात भी बन चुकी है। 18 नई नशिस्तों के साथ सीटों की तादाद अब 26 हो गई है और पीपल्स पार्टी 8 नई नशिस्तों के बाद सेकंड नंबर पर 20 नशिस्तें और नून लीग 17 अरकान के साथ अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी अगली जो टॉप स्टोरी है, हुकूमती इत्तेहाद को ऐवान बाला में भी अक्सरियत मिल गई है और यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं और सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 48 हो गई। ऑपोजिशन सेनेट में 50 नशिस्तों के साथ आगे है। और फिर कोरोना वायरस के मजीद अब 63 जाने ले चुका है और जो सिचुएशन इस वक्त तशवीशनाक होती जा रही है। एक बार फिर 24 घंटों में जान बहक होने वालों की तादाद 13,076 तक अब पहुंच हुई। कोविड की सिचुएशन पे तो हमने बात की और अब 15 मार्च भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब पीएसएल का अगर जिक्र करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल 6 में पहली बार 177 रन के हदफ का दिफा कर लिया और मुल्तान सुल्तान्स को 22 रन से शिकस्त भी दे दी, जिस पर हम बात भी कर रहे थे। तो ये तो टॉप स्टोरीज। इसी के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम की तरफ चल जाते हैं जो कल रात से मुसलसल एज टॉप स्टोरी न सिर्फ डिस्कस हो रही है बल्कि उसके बारे में बात भी की जा रही है और ऐवान में इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। wasn't expected but it was a big upset for government. Exactly upset हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है। वहीं पर अब ये बात की जा रही है कि 169 वोट जो मिले हैं ऑपोजिशन की इत्तेहादी जमातों के साथ जो पीडीएम बनी है, वो 9 जो इजाफी वोट थे वो वोट किसने डाले, क्यों डाले गए, ये सवाल उठ रहे हैं। ऑब्वियसली जब 174 वोट अगर फौजिया साहिबा को ही मिल सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रिप्रेजेंटेटिव थी, वो अगर इसी असेंबली से जीत जाती हैं और दूसरी तरफ हफीज शेख हार जाते हैं और सेम दिन सेम इलेक्शन, लेकिन कैंडिडेट्स की वजह से ये मामला हुआ है या फिर आपसी इख्तलाफात हैं, इस पर अभी बहस हो रही है। और अब सर आपको याद होगा हम मुसलसल जब ये सवाल पूछते थे प्रेडिक्शन का कि एनालिस्ट से मुख्तलिफ एनालिस्ट हमने ऑन पैनल लिए हुए थे, सो हमेशा ये डिस्कशंस होती थी कि एंटी हफीज वोट काउंट करेगा। ऐवान में एंटी हफीज वोट काम किया, वो एंटी पीटीआई वोट नहीं था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनकी जो फीमेल कैंडिडेट थी वो 174 वोट्स ना ले सकती। तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे, और फिर जो वोट जाया हुए 7 वोट्स रिजेक्टेड, जिसमें बड़े नाम सामने आ रहे थे और कुछ ऐसे नाम भी थे जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब खबरों के मुताबिक इमरान खान साहब का वोट भी रिजेक्ट हुआ। बट वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अफरीदी साहब का तो कंफर्म हो चुका है। रिपोर्टिंग अफरीदी साहब ने तो खुद कह दिया, शहरियार अफरीदी ने कह दिया जी मुझे कोई बताने वाला वहां पे नहीं था, तो मैंने वोट के सिग्नेचर कर दिए। और फिर जो बड़ी फेमस मिनिस्ट्री उनके पास भी है आज गुल साहिबा, उनका भी कहा जा रहा है कि वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो बेसिकली ये कुछ गफलत भी है, कुछ अहम वोट होते हैं, एक एक वोट यहाँ पर काउंट कर रहा है। आप देखें 7 वोट्स अगर आपके रिजेक्ट
रिजेक्ट हुए, यही अगर आपके हक में हो जाते, क्योंकि अब ये तो कंफर्म नहीं है कि ये पीडीएम के थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे सारे के सारे, लेकिन 3-4 का भी फर्क पड़ जाए तो ये डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। और अब ये सिचुएशन है, अब ऑब्वियसली इसकी वजह से ही एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है इमरान खान से, कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान ने कल ये ऐलान भी कर दिया है कि वो वॉलंटरली अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ वो नहीं जाएंगे। तो अब ये मामला एक अहम रुख इख्तियार कर गया, और ये सभी कह रहे थे कल जब भी हमारी बात हुई कि अगर ऐसा मामला हुआ तो इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा एतमाद के वोट की तरफ, तो ऐसा ही अब हुआ है। बिल्कुल, इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग बुखारी साहब, आपको अब समझ आ गई होगी हुकूमत बौखलाहट का शिकार क्यों थी, और वही हुआ जिसका डर था हुकूमत को। प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सका, लेकिन इट वाज अ बिग अपसेट। कोई शुबा इसके बारे में नहीं है जो आपने कहा है, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, इतना बड़ा इसको मुकाबला बना दिया था। उनके जितने भी मशीर वज़ीर थे जिस किस्म के नारे और दावे वो करते थे, उसके बाद तो ये इतनी बड़ी हजीमत उठाना पड़ी है हुकूमत को कि मेरे ख्याल से ये भी हुआ है और ना मुझे ऐसा होगा, इसलिए कि जो दावे किए जाते थे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो कहा जाता था पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो गई है और जनाब इनकलाब आ गया है, नया पाकिस्तान बन गया है, रियासत मदीना बन गई है, इन तमाम दावों का भुरकस निकल गया है। कल जो कुछ भी हमने देखा सेनेट के अंदर जो इंतखाब का नतीजा निकला, खासतौर से जो हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आपस का मुकाबला था, जैसा मैंने पहले कहा कि जितनी उसकी हाइप क्रिएट की गई थी, उसके बाद जो नतीजा निकला, उसने जो आपने देखा होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई की तमाम बड़ी लीडरशिप ने, टॉप लीडरशिप जिसको कह सकते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वाज़ेह तौर पर पता चल रहा था किसी को कुछ पूछने जाने की जरूरत नहीं है कि उनकी क्या कैफियत थी। और मेरे ख्याल से इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी बहुत पशेमान होंगे, इसलिए कि उनका ख्याल ये था कि जिस तरह माजी में सेनेट का इलेक्शन हुआ, जिस तरह माजी में बजट पास हो गया, जिस तरह बहुत सी और दीगर चीजें हुई, तो कोई ना कोई ये उनके लिए ये काम भी आसान कर देगा। कॉन्फिडेंस तो दिखाई लेकिन लगता है दे रहा था हर तरफ, काम आसान कर बुखारी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, छोड़ के इनको देखा कि क्या सूरत हाल बनती है। बुखारी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही थी गवर्नमेंट, लेकिन बुखराहट का शिकार भी थी। वहीं पर आपके मुताबिक बिल्कुल परेशानी का समा था। अब ये जो सिचुएशन है कि आपने कहा जिम्मेदारी का सामना है गवर्नमेंट को, लेकिन वहीं पर ये कहा जाता है कि कारकर्दगी हो या फिर कोई और मामला हो, तो फिर खातून जो थी सेनेटर मुंतखब हुई 174 वोट उनको मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं निकलता कि हफीज शेख के खिलाफ भी वोट पड़ा है यहाँ पर स्पेसिफिकली। देखिए, एक तो आपको याद होगा कि जो पीटीआई के अंदर के जो हलके थे, खास तौर से वो लोग जो समझते थे कि ऐसे लोग जिनका पार्टी के बेसिक कार्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो पैरा ट्रूपर्स हैं या ब्रीफ केसर्स हैं, उनको वो वोट नहीं देंगे। ये तो बहुत वाज़ेह कर दिया गया था पहले से। इसमें तो हुकूमत को कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए। 13 लोगों ने लिख के वहां से भेजा था कि हम फलां को वोट नहीं देंगे, और मेरे ख्याल से पंजाब में भी बहुत से लोगों ने ये कहा कि जनाब हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे, और हफीज शेख के हवाले से तो खास तौर से रिजर्वेशंस थी। तो ये तो रिफ्लेक्शन है उस सब कुछ का जो पार्टी के अंदर के कार्डर वाज़ेह तौर पर टीवी इंटरव्यूज में, टॉक शोज में कह रहे थे। तो इस पर तो हैरान नहीं होना चाहिए उनको, वो जो अचानक कह रहे हैं कि पैसों के मुंह खुल गए। अगर पैसों के मुंह खुले होते तो ये कैसे स्वीप कर लेते पेशावर में, जो केपीके की असेंबली में जो इन्होंने स्वीप किया है, या जो रिजल्ट इनको बलूचिस्तान से मिला है, फिर वो पैसे वहां भी तो चलते ना। और जो आपने कहा कि जी खातून को वोट ज्यादा पड़ गए, जो कंटेस्ट था बेसिकली इस्लामाबाद में, वो था हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान। और चूंकि हफीज शेख को वोट ना देने का बहुत से एमएनएज ने इजहार किया था, इसलिए उनको वोट कम पड़े हैं, और जो दूसरी हैं उनको ज्यादा पड़े हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो हारा है वो सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉर गॉड सेक, और प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी और बहुत एतमाद के वो वजीर हैं। तो उनका जो असल मुकाबला जो था कल सेनेट के अंदर, वो हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान था। उस खातून के इसी तरह से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरियन नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन आपने उनके साथ बुखारी साहब आपने कहा कि धचका है ये गवर्नमेंट के लिए, और वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसमें ये भी कहा गया कि चैलेंज भी करेंगे, और अब ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन में जाकर नाअहलियत की बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी की, खासतौर पर वीडियो स्कैंडल को सामने रखते हुए, जो वीडियो मंजर आम पर आई जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो लिया है,
उस पर आप क्या देखते हैं कि ये तो फिर एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे? देखिए, वीडियोस को बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वो कैसे हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी खौफनाक कहानी निकलेगी इसके अंदर से, कैसे कराची के 4 MNAs की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो ये एक्ट कराएंगे, कैसे इसकी रिकॉर्डिंग हुई, ये सब कुछ जो है एक जियो के एक प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर से पर्दा उठाया है। ये सब कुछ जो है ये सामने आ जाएगा। वो जो मुबैना तौर पर MNAs थे इस वीडियो के अंदर, वो कल खान साहब के साथ देखे भी गए। जी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर वीडियोस को बुनियाद बना के इन्वेस्टिगेशंस करानी है या नाअहली की तरफ जाना है किसी की, तो फिर जो वीडियो सियालकोट और इसके दूसरे इलेक्शन जो थे, खासतौर से NA-75 डस्का का इलेक्शन, उसमें जो वीडियोस थी, फिर उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर उस पर भी एक्शन होना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ जो अपनी मौजूदगी में फायरिंग करवा रहे थे, जिसके नतीजे में लोगों की जानें तक गई हैं, तो फिर ये वीडियोस तो सारी चलनी चाहिए, फिर उन पर भी एक्शन होना चाहिए। जो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। एक बात और मैं आपको कहता चलूं यहाँ पर कि देखिए, बहुत अरसा गुजर गया है कि हमने बहैसियत कौम गुड लूजर बनना नहीं सीखा है। आप इलेक्शन हार गए, आप अपनी इलेक्शन की हार को तस्लीम करें। आप इसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार करते थे जब नतायज आपके हक में आए थे। इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में कल आप कह रहे थे बैठ के कि जनाब ये तो शफाफ इलेक्शन कराने में जो है नाकाम रहा है। एक सिटिंग हुकूमत अपने ही रियासती इदारों के बारे में अगर रवैया इख्तियार करेगी, तो मेरे ख्याल से लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है जो उनकी बातें सुन के उस पर एतमाद करेंगे या उनकी बात मान लेंगे। बुखारी साहब आपकी बात बिल्कुल बजा कि तमाम जो अब तक वाकयात सामने आए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको देखना भी चाहिए कि किस तरह से हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सादिक संजरानी के बाद ये अब दूसरा बड़ा वाकया रिसेंटली हो गया जिसमें आपके नंबर्स ज्यादा हों और आपको वोट कम पड़े हों, तो ये पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरा रिसेंटली वाकया, इसकी कितनी अहमियत है कि वाकई वोटों के अंदर जो रद्द-बदल होता है, जो भी वजूहात हो, ज़मीर की आवाज़ है या कोई और लेन देन है, तो इसकी वजह से ये जो सेनेट के इलेक्शन है इसकी अहमियत और फिर जो क्वेश्चन बनता है वो ओपन वोट का, वो कितना अहम इख्तियार कर गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब अगर इतने ही बड़े रास्तबाज हैं तो उन्हें चाहिए कि जिन 16 MNAs ने वोट नहीं दिया कल उनके कैंडिडेट को, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करके इनको डिस्क्वालीफाई करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो नेशनल असेंबली में जो उनकी थोड़ी बहुत अक्सरियत है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि वो कभी भी ये इकदाम नहीं करेंगे कि उन MNAs को जो अब ढके छुपे नहीं है, उनको मालूम है कि किन ने वोट नहीं दिया है, उनको डिस्क्वालीफाई करें और फिर आए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए और देख लें क्या होती है सूरत-ए-हाल। सही सही। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि अक्सरियत तो जाहिर है नेशनल असेंबली में बरकरार रखना जरूरी भी है। आपने वो भी बहुत थिन अक्सरियत है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मार्जिन एक बारीक सी लाइन का है। लेकिन बुखारी साहब, ऑन अ लाइटर नोट अगर बात करें तो रिजेक्टेड वोट्स का जो खबरें सामने आ रही हैं, शहरियार आफरीदी, जरताज गुल, इवन इमरान खान साहब का नाम आ रहा है कि उनका, ये पार्लियामेंट में कोई नए तो है नहीं, क्या इनको नहीं पता वोट कैसे कास्ट करने हैं? मतलब एक डिबेट हुई है कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, सीक्रेट बैलेट, ओपन बैलेट, कई सालों से ये डिबेट चल रही है। शहरियार आफरीदी साहब फिर सिग्नेचर कर देते हैं, क्या उनको नहीं पता था कि उनका वोट रिजेक्ट हो जाएगा? उन्हें सब मालूम था, वो तो मोर लॉयल देन द किंग साबित करने के लिए उन्होंने दस्तखत किए ताकि वो बाद में हल्फिया ये कह सके, इमरान साहब को जाके यकीन दिला सकेंगे मैंने वोट आपको दिया है, मैंने जान अल्लाह को देनी है, वोट आपको देना है। जहां तक इमरान खान साहब के अपने वोट का ताल्लुक है, उसके बारे में नवीद कमर साहब का तो कहना यह है कि उनके बैलेट के ऊपर पहले से टिक हुआ था। आप देखिए ना, यही हाल जरताज गुल साहब के गुल साहिबा के वोट का भी है। ये बहाना है, ये जवाज है कि हमें पता नहीं था। आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी शदीद नाराजगी का इजहार किया शहरियार अफरीदी पर, डांटा बल्कि उनको। तो ये सब जो है ना, ये ढकोसले, ये हार जाने के बाद इस किस्म की बातें करना या इस किस्म की बातें सामने आना जो है वो अपनी जगह, लेकिन दो बातें वाज़े तौर पर साबित हो गई हैं। एक ये कि जो डिस्कनेक्ट है टॉप पीटीआई लीडरशिप का अपने ग्रास रूट लेवल पर इलेक्ट हुए MNAs के साथ, ये एक उसका रिफ्लेक्शन है, और दूसरा एरोगेंस,
और तीसरा झूठ पर मबनी जो दावे किए जाते हैं उनकी कली भी खुल गई। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाओ। ये 3 अहम पॉइंट्स हैं जिसको पाकिस्तान के तरीके से गवर्नमेंट को देखना भी होगा और उसके जो कायदीन हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करना होगा। इसके बाद एक अहम मामला है जिस पर हमने आपसे बात भी करनी है, वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके हवाले से अब ऐलान भी हो चुका है। इसकी अहमियत क्या है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है क्योंकि ये भी बड़ा अहम मामला है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब होगा, नंबर से फिर कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपने तो कह दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुझे तब से हंसी आ रही है इस बात पर, अब मैं ब्रेक में हंसूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। एक बार फिर हम बात करेंगे जो कल इंतखाब हुआ और उसके बाद जो इस वक्त सियासी हलचल है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक अहम ऐलान कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा ऐवान से, और ये एक अहम फैसला है, एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है। इस पर हम बात करेंगे सलीम बुखारी साहब से। बुखारी साहब, जैसे कि कल ऑब्वियसली हम बात भी कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन की, गिलानी साहब अब जीत गए हैं, एक दफ़ा फिर से नंबर गेम आ गई है। अब कहा जा रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, इमरान खान साहब की तरफ से ये ऐलान आ चुका है। इसकी अब कितनी अहमियत है और आपको लग रहा है कि ये नंबर जो हैं फिर दोबारा से ऊपर जाकर 174 या 171 क्रॉस कर लेंगे इजीली? देखिए, बात तो ये है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ये आइन का तकाजा है। ये उनको इसके ऊपर वो किस कौम को एहसान नहीं करते हैं कि उनकी मजबूरी थी, इसलिए कि जो नतीजा आया है जिस तरह से और जितने वोट के गैप के साथ आया है, तो प्राइम मिनिस्टर को ये तो करना ही था। मैं समझता हूँ ये स्मार्ट मूव है कि उन्होंने फौरी तौर पे किया कि इससे पहले कि और ज्यादा उखाड़ पछाड़ हो पार्टी में या कुछ और लोग जो है वो गायब हो जाए, तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि इस आईनी जरूरत को पूरा कर लिया जाए। तो ये एक स्मार्ट मूव है, इसके बारे में कोई दो नहीं है। एक बात आप याद रखिए कि सेनेट में मेजॉरिटी लेने की या अक्सरियत हासिल करने की बहुत बड़ी ख्वाहिश, न सिर्फ ख्वाहिश थी बल्कि इस पर इन्हसार था कि वो जो लेजिस्लेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि 2/3 नहीं है नेशनल असेंबली में, तो यहाँ पर अक्सरियत से वही लेजिस्लेशन जो है वो की जा सकती थी। वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा झटका है ये। अब आप देखिए कि इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो फिर अपोजिशन के पास है, अपोजिशन के इत्तेहाद के पास, और हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये सूरत हाल बदलने में नाकाम हुई है। तो ये एक और नाकामी का रुख है पीटीआई के लिए। और जहां तक आपका ये सवाल का ताल्लुक है कि अब आइंदा क्या सूरत हाल होने जा रही है, जैसा मैंने कहा कि जो वक्त गुजरेगा अब उतना ही मुश्किल होता जा रहा है पीटीआई के लिए कि अपनी जैसी भी अक्सरियत है उसे कायम रख सके। बिल्कुल, सादा अक्सरियत जो है वो अब कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन बुखारी साहब, एक और मुद्दा, एक और इशू जो उठने वाला है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। पीटीआई एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्टर से महरूम हो गई। असद उमर के बाद हफीज शेख को लाया गया था, अब हफीज शेख साहब वजीर नहीं रह सकते और उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। मुआवने खसूसी बन जाए या मशीर बन जाए वो एक अलग कहानी है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, और स्पेशली ऑन द स्पॉट जहां पर IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू हो रहा है, जहां पर हमारी जो मईशत की सूरत हाल है वो सबके सामने है। तो क्या ये एक बड़ा अपसेट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, नॉट फॉर द गवर्नमेंट? पहली बात तो यह है कि आइन के ऐन मुताबिक उनको फौरी तौर पर अपने वजारत खजाना, वजीर खजाना की हैसियत से रिजाइन देना जो है ये आइन की रिक्वायरमेंट है और ये उनको करना पड़ेगा। लेकिन जो पीटीआई के अंदर से हमें वाइब्स आ रही हैं उसके तहत तो ऐसा नहीं लगता कि वो रिजाइन देने के बाद दोबारा मामले खसूसी वजारत खजाना बना दिए जाएंगे। ऐसी शुनीद भी है, ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब अब असद उमर साहब को दोबारा बाकायदा वजीर खजाना का चार्ज जो है वो दे देंगे। तो हफीज शेख साहब जो है उनका तो मेरे ख्याल से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका सियासी कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन एज वजीर खजाना एक तो उनका ये टेन्योर जो है ये खत्म होने जा रहा है, और दूसरा ये कि बहुत बड़ा हाई रिस्क है कि उनको मजीद कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, इसलिए कि उन्हें जो हजीमत कल उठाना पड़ी है इसके बाद ऐसा करना जो है वो इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं, अगर चूंकि इजलास तो तलब कर लिया उन्होंने, तो उसके बाद वो एक्ट कैसे करते हैं, वो एक्ट कैसे करते हैं बुखारी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी रौनक कह लीजिए इसको या एरोगेंस कह लीजिए इसको,
उसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। वो जो एक डिस्कनेक्ट था उनका और उनके पार्टी के MNA MPs का, क्या वो खत्म होने जा रहा है या नहीं जा रहा? क्या इमरान खान साहब इस हजीमत के बाद कोई सबक सीखने पर आमादा है नहीं है? ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये सब कुछ मालूम हो जाएगा। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया इस तमाम सिचुएशन से क्या सिचुएशन है। और आप हमारे साथ रहेगा। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर और रिजर्व सीट फ्रॉम सिंध हैं जी SSC पुलिजो साहिबा, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक्सपेक्टेड थी ये जीत, ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली खुशी की बात भी थी और अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री भी थी कि ऐवान हिल गए, इतना बड़ा अपसेट हो गया। क्या कहेंगे इस पर आप? अब तो जश्न जो है वो कल रात से ही हम देख रहे हैं जियालों का। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं, ये PDM की और जमहूरियत पसंद वोटों की जीत है। और मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs का है और हमारी तादी जो बैठे हैं ऐवान में, ये सब मिलकर उन सारी जमहूरियत पसंद लोगों की जीत है। मैं सबको मुबारकबाद भी देती हूँ। और ये जाहिर बात है, ये हमने कहा था सरप्राइज देंगे, लेकिन ये आखिर तक अपने अजीब से हथकंडों से मैदान में आगे, यानी वजीर आजम को कभी अपने MNAs के लिए टाइम नहीं था। अच्छी बात कम से कम ये हुई कि उनको वो याद आ गए। तो 1-1.5 दिन में भाग दौड़ कर जो भी बात सुनी न सुनी, आधी बात सही, जो काम चलाने की उन्होंने कोशिश की, वो तो उन्होंने जमहूरियत का और पार्लियामेंट का तो रूह मार दिया था ना। ये सारी रिजेंटमेंट और ये रेजिस्टेंस जो आई है, इसकी तो कोई वजह होगी ना। जाती दुश्मनी तो नहीं है इमरान खान साहब से, लेकिन वो जो मॉडल चाहते हैं, जो तरीकेकार चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में वो सदारती निजाम उनको ज्यादा जहन में हमेशा रहा है। वो यूरोपियन और उसकी जो है जमहूरियत की बात तो करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट्री निजाम को वो जो है दिल से न उनके लोग, वो न आइन को भी वो जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, न किया है उन्होंने। बहुत बड़े बड़े मामला में उन्होंने वन साइड जो है डिसीजन लेने की कोशिश की है। और PDM ज़मीनी इंतखाबात की जबरदस्त कामयाबी हर सूबे में, पंजाब में तो खवातीन ने, मुस्लिम लीग की खवातीन ने हराया, और सिंध में आपने देखा पीपल्स पार्टी ने उनका जो है सफाया कर दिया है। और यहाँ जमान लेकिन शशि पुलिजो साहिबा, जो आप बात कर रही हैं कि हर जगह PDM की जीत हुई है, ऑब्वियसली जो नंबर थे वो उस अकॉर्डिंगली ही सेनेट के ओवरऑल रिजल्ट्स आए हैं। पंजाब में भी देखा जाए, KP में मेजॉरिटी है PTI की, जो बलोचिस्तान में हुआ वहाँ पर भी सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रही है। असल जो बड़ा अपसेट है सिंध में भी वही सिचुएशन है। जो बड़ा अपसेट है वो तो नो डाउट ये यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट ही है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो कल ये भाषण दे रहे थे इखलाकी कदरों के, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो है उनके लोग PTI के, उनसे पूछे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है कैसे उन्होंने जो है वो मैनेज किए, जो इजाफी वोट थे वो, यानी वो सब ठीक है उनके लिए। जब साबित फजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो वहाँ जो उनके करतूत थे, वहाँ जो सारी जो है चीजें चल रही थी और घनाउने काम थे, वहाँ उन्होंने जमहूरियत पे काली जरब नहीं लगाई, वो जस्टिफाइड है। उस पर दूसरे दिन उन्होंने जुमरिया पाई, नाच रहे थे उनके सारे तर्जुमान। बाकी यहाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब कोई ऐसी शख्सियत थे, भारी भरकम शख्सियत थे, जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियां आए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सबको साथ लेके चलते हैं। उनसे मुतासर होकर, PDM से मुतासर होकर अगर वोट पड़े तो वो यानी उनके लिए जो है कोई खुदा न खास्ता कोई गुनाह वाली चीज हो गई, जो जस्टिफाई नहीं हो सकती। ये अजीब सी मंतक है, अजीब से डबल स्टैंडर्ड्स हैं इन लोगों के पास, इनको यानी कोई भी आम बंदा भी समझ रहा है कि ये क्या चाहते हैं। आम बंदा भी ये जान चुका है कि ये पाकिस्तान की बेहतरी में PTI बिल्कुल नहीं है। हम नहीं कहते इनकी तरफ सर्टिफिकेट नहीं देते, ये खुदा गद्दार है, खुदा ना खास्ता कुछ भी, लेकिन अब जो उनके सामने जो फोर्स आई है जमहूरी, जो अभी भी आपने देखा इतने गलसे हुए हमारे, इतने सारे लोग एक दमला भी नहीं देता, अदम तशद्दुद पर हम फॉलो करते हुए और छोटी बड़ी जमातों को साथ लेना ही पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जरूरी है। ये नहीं समझ रहे, उन्होंने हाउस ऑफ फेडरेशन को भी अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिशें की। ये नहीं समझा कि सुमो की बात हो रही है, पाकिस्तान फेडरेशन का मतलब ये गुलदस्ता है, सब लोगों को, सब इकाइयों को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने अपनी
जो है मैनिपुलेशन टेम्परिंग से सारी चीजें करनी चाहिए, और यही चीज उनको बैकफायर किया, यही चीज उनको दबोने के लिए सियासी तौर पर उनको पस्ती के लिए उनका जो है सामान बनी है, उनको रियलाइज करना पड़ेगा, अब उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल शशि साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और बुखारी साहब जैसे अभी कह रही हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम और उनकी पार्टी को उन्हीं की तमाम एक्शंस की वजह से बैकफायर हुआ, तो बुखारी साहब ये जो 16 कैंडिडेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई पीटीआई के अहम रहनुमाओं की, उसमें भी बार बार ये कहा जा रहा था जी हमारे मेंबर्स को खरीद लिया, लोगों को खरीद लिया, तो जो बिक गए उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्या वो नजरियाती रहनुमा नहीं थे पीपल्स पार्टी के? क्या वो मेंबर्स नहीं हैं पीपल्स पार्टी के? तो बिकने वालों के ऊपर बात क्यों, पीटीआई के, तो क्या बिकने वालों के ऊपर बात क्यों नहीं होती है फिर? पहली बात तो यह है कि शशि पलीजो साहबा को मेरा सलाम दीजिएगा, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जो इतना बड़ा फैसला जो कल हमारे सामने आया है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरपर्सन जो है आसिफ जरदारी साहब, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पीडीएम की तहरीक के रुख को एक नई डायरेक्शन दे के, और ये सूरत हाल हमारे सामने है कि हुकूमत का नुमाइंदा जो है वो बहुत बुरी तरह से बहुत हजीमत उठाना पड़ी है हुकूमत को, जिस तरह से नतीजा हमारे सामने आया है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि अगर शफाफियत का इतना बड़ा नारा लगाते हैं, अगर कहते हैं कि मैं मिस्टर फेयर प्ले हूं, तो फिर उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर अपने उन 20 अरकान जिन्होंने उनके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, उनकी पार्टी रुकनीयत खत्म करें, उनको डी-सीट करवाएं और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो हम समझे कि इमरान खान साहब अपने लफ्जों पर खड़े हैं और जो कुछ कहते हैं वही करते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा होने नहीं जा रहा। इसलिए कि अगर उनमें से 5 के खिलाफ भी इन्होंने लिया तो जो सिंपल मेजोरिटी मौजूद है नेशनल असेंबली में वो भी खत्म हो जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ये अफोर्ड कर सकती है। इसलिए वो जो नजरियाती कारकुन हो या जो भी हो, उनके खिलाफ जिस तरीके से पहले वो हंगामा करते थे दूसरों के बारे में, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने का ना हमें कोई चांस दिखाई देता है और ना ही उनकी ऐसा करने की नीयत है। हलक फाड़ फाड़ के कल से हुकूमत के मशीर और वजीर जो कुछ कह रहे हैं, इस तरफ किसी ने कोई इशारा करने की कोशिश नहीं की है। सही, बिल्कुल ठीक बुखारी साहब। शशि पलीजो साहबा, जैसे कि बुखारी साहब ने भी कहा कि अब नेक्स्ट जो टास्क है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है, तो आपने एक मार्का तो जीत लिया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सीट जितवा दी। अब ये बताइएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आगे है, क्या आपके अंदर पीडीएम के अंदर ये कोई एतमाद नजर आ रहा है, सिचुएशन है, कोई प्लानिंग बनाई गई है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी टफ टाइम दिया जाए, क्योंकि वो तो ओपन वोट होना है? पहली बात के बुखारी साहब का शुक्रिया और थैंक्स कि उन्होंने मुबारकबाद दी, और ये हर विश्व बंदा ये समझ रहा है कि ये वाकई बहुत बड़ा मार्का था जो पीटीआई के रहने गुमान में नहीं था। मैंने कहा ये जमहूरियत पसंद की जो है फतेह है। अब जो आप बात करें, हमारी तो कल से हमने हमारी लीडरशिप पे ये डिमांड रखी है। आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मौलाना साहब के साथ की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चेयरमैन साहब ने, और जो बाद में हमारी पार्टी के रहनुमाओं के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने इस चीज से जोर दिया कि अब ये इखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर ऐवान के अंदर वो अपना खो चुके हैं, उनको इस्तीफा जो उन्होंने भरत मारकर खान साहब ने बार बार कहा था ये कि अगर ये हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो अपनी बात पर कायम रहे। दूसरी चीज ये, अब जो उन्होंने अनाउंस किया है, आज कॉल करते देखते आज ये होता है या फिर उसकी कोई डेट देते हैं, क्योंकि उन्होंने समरी तो ऐवान सदर को भेजी है। लेकिन ये जो फैसले हैं ये पीडीएम में ही करने होते हैं, ये कोई एक जमायत नहीं होती। ये आज भी मीटिंग्स हैं हमारे रहनुमाओं की, आज भी हैं, और उसमें जो है आज ज्यादा अलाए अमल जो है वो वाज़ेह होगा, और उसके बाद जो है मजीद पीडीएम का अलाए अमल क्या है आने वाले दिनों में, इसको देखते हुए कुछ सेनेट चेयरमैन के हवाले से दूसरी चीजों, तो वो ये सारे कंसेंसस के साथ, जैसे मतलब आसिफ अली जरदारी साहब ने कल अपने कहा कि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तय होगा। और शशि साहिबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी मामलात आगे और भी हैं, सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, उसके बाद चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी पीडीएम कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी जिक्र करना है। वेल बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शशि पलीजो साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस की, और फिर जब सियासी हलचल होती है तो उसके असरात मुआशरत पर भी आते हैं, और यही हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 1040 पॉइंट्स की शदीद मंदी देखने में आई है, और इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स है 100 वो 45,150 की सतह पर आ चुका है। बिल्कुल, जो कि 2.2% कमी है, और इस सतह पर ये बरकरार नहीं रह सका, तो ये अपसेट जो है वो हमें स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है। फिलहाल हमें ज्वाइन किया है MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है आबिदा राजा साहिबा, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे, और शशि पुलिजू साहिबा तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। आबिदा साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आबिदा साहिबा, कल जो बड़ा एक अपसेट हो गया और एक बहुत नजरें जमी हुई थी विफाक के ऊपर, जहां से PTI के जो कैंडिडेट हैं वो नाकाम हो गए और PDM की बड़ी जीत हो गई। अब इमरान खान साहब ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अनाउंस किया है, क्या आप समझती हैं कि इससे सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी PTI के लिए? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से उनकी पोजीशन तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि इलेक्शन सबके सामने था। जो अली हैदर गिलानी की वीडियोस जो है और ऑडियोस जो है वो लीक हुई, और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से इन्होंने एक मंडी लगाई हुई थी खरीदो फरोख्त की, और किस तरीके से ये लोगों को बता रहे थे कि वोट गलत कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मैं तो इतनी हैरान हूँ कि मेरा ख्याल था, बल्कि सब लोगों का ख्याल था कि ये इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगा, लेकिन अभी तक कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और इलेक्शन हो गया। वैसे तो ये इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए था, और गिलानी साहब को इस इलेक्शन से ही नाअहल करार दे देना चाहिए था, क्योंकि ये जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है, इसको खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इलेक्शन ही नहीं कराए। एक करप्ट बंदा जो लोगों के जमीरों का सौदा करता है, लेकिन आबिदा साहिबा, आपने ये कह दिया कि कोई राइट नहीं है। आबिदा साहिबा, बड़े ईवान के अंदर आपने इल्जामात अपनी जगह हैं, ये डिसाइड पार्टी ने भी करना है, इलेक्शन कमीशन ने भी करना है। इलेक्शन तो हो गया, फिर आपने कंटेस्ट भी किया है, एक जानिब आपका रिजल्ट बेहतर आया, 174 वोट मिल गए। अब ये जो इलेक्शन है इसकी बात तो की जाए, हफीज शेख के खिलाफ तो पार्टी के अंदर आवाज उठ रही थी ओपनली कि उनको वोट नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को भी तो एडमिट कीजिए। देखिए, हफीज शेख साहब जो हैं उनके खिलाफ मैं ये नहीं कहूंगी कि आवाज नहीं उठ रही थी। बिल्कुल कुछ लोगों की तरफ से आवाज उठ रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जब एक डिसीजन हो जाए तो उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, कि सब लोग उसको एक्सेप्ट करें और वोट करें, क्योंकि हम जो तरीके इंसाफ है, हम तमाम लोग एक फैमिली की तरह है, और फैमिली में जब एक डिसीजन हो जाते हैं तो पूरी फैमिली को उसके साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन ये वो नहीं था कि हफीज किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं था, ये सब पैसे की गेम थी। देखिए, अगर ये पैसे की गेम थी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन और नजरियाती रहनुमा कैसे बिक गए, उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? होती तो जो हमारी विमेन सीट के ऊपर थी उनको तो कोई जानता भी नहीं है, फिर उनको कैसे इतने वोट पड़ गए? ठीक है, हफीज शेख के खिलाफ पैसा लगाया गया था, इसलिए वो हार गए। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। शशि पुलिजू साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिदा साहिबा, उनसे भी बात कर लेते हैं। शशि साहिबा, जैसे आपने सुना, आबिदा साहिबा कह रही हैं कि पैसे की गेम थी इसलिए यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? अभी हम खुशी महसूस कर रहे हैं। आज किसी भी आर्गुमेंट्स में एक्सपेक्टिंग किस्म की चीजों में जिसकी कोई पुष्टि नहीं है, मैं रिस्पॉन्स क्या करूंगी? आलम आखिर बात है, PTI बुरी तरह पिट चुकी है। इंतखाबात में शिकस्त को जो बुरी तरह मिली है, उसके बाद भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोगों को खरीदते वक्त हो गई। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से आप लोग सियासत करते हैं। उन्होंने जो है ये अपनी बारी पे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आबिदा साहिबा जी शशि साहिबा बोलिए। आज मुझे किसी से भी वो झगड़ना नहीं है, न मैं इनकी पेटी चीजों को जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये बात करके मैं अपनी आवाज कंक्लूड करूंगी कि हम खुशी में हैं, और हम ये आज के दिन जो है आज भी सेलिब्रेशन के मूड में है। शशि साहिबा, आपको जीत मुबारक हो, और ऑब्वियसली आपको सेलिब्रेट करना भी चाहिए। और अपने जो है लीडर्स को जो है वो खराज पेश करें। ये PDM की फतेह है और जबरदस्त
दिन गुजराए। ठीक है, बिल्कुल शशि साहिबा, खुशी मनाने दें। बहुत शुक्रिया शशि साहिबा। लेकिन जाते जाते आप ये बता दीजिएगा, क्या जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इलेक्शंस के ऊपर, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सवालात हैं, वीडियोस की, स्कैंडल, उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए कि उसकी आप समझते हैं कि कोई अहमियत नहीं है? कोई ग्राउंड ही नहीं है, ये ग्राउंड ही नहीं है, इतने रोकला गए। ठीक है, कोई ग्राउंड ही नहीं है जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल शशि साहिबा, आपकी बात आ गई और आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, और हम खुशी महसूस करें। जी आबदा साहिबा, अब बोलिएगा आप क्या कह रही थी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे बैशिंग नहीं है, आप अपना स्टांस रखिए। पूरी दुनिया के सामने वो कैसे कमेंट करेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं है। उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है? इतनी वीडियोस आप तमाम लोगों के सामने, आप मीडिया के सामने, आप लोगों को भी आप बात करें, आप सच की अगर बात करें तो आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से खरीदो फरोख्त हुई है जी। तो फिर खरीदो फरोख्त पैसे की सारी वो तो इलेक्शन कमीशन देखेगा। जाते जाते बस ये बता दीजिएगा, जो 16 लोग आपके बिक गए, क्या पार्टी उनके खिलाफ कुछ करेगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो लोग अगर सामने आते हैं, जो लोग बिके हैं और जिस तरीके से अली गिलानी वीडियो के अंदर लोगों को बता रहे थे कि आपने वोट गलत करना है, तो आपने पहले भी देखा कि जब केपीके में ऐसी प्रैक्टिस की गई थी तो हमारे लोगों को पार्टी से आउट कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर करप्ट प्रैक्टिस हुई है, कहीं पर भी हुई है, किसी की जानिब से हुई है, किसी ने पैसे लिए हैं या किसी ने पैसे दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबू सर, आपको याद होगा सलमान आबिद साहब कल हमें कह रहे थे कि अभी वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस इन द कमिंग डेज, और वो बिल्कुल बात सही साबित हो गई। सेनेट इंतखाब के बाद अब एक नया टॉपिक छिड़ने वाला है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, और उसके बाद लॉन्ग मार्च। तो ये आई थिंक मार्च भी ना, इट्स गोना बी अ बिजी स्केड्यूल। अच्छा खासा मार्च जो है वो हमारी भी मसरूफियात में इजाफा कर रहा है, वहीं पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। और फिर अगर चूंकि बहुत बात की जा रही थी कि सेनेट के इंतखाबात के बाद पार्टी पोजीशन चेंज होने के बाद गवर्नमेंट जो है PTI की, वो सेनेट में एक्सक्यूज ले लेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। अब वफाक और सूबों में सेनेट इंतखाबात के नताज मुकम्मल होने के बाद नई पार्टी पोजीशन सामने आई है, जिसके बाद सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में भी अब बड़ा अपसेट होने का इम्कान पैदा हो रहा है। ऐवान बाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नशिस्तों के साथ सबसे आगे, पीपल्स पार्टी दूसरी और मुस्लिम लीग नवाज तीसरी, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी चौथी बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन सेनेट में चूंकि PDM मुत्तहिद है, ऑपोजिशन मुत्तहिद है, तो नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को कुल 47 अराकीन, मतलब उनके नंबर्स हैं, जबकि ऑपोजिशन और उसके इत्तेहाद, जिसे PDM कहा जाता है, सेनेट में 53 अराकीन की हिमायत हासिल हो गई है। तो करीबन 6 नंबर जो है काफी परेशान हो सकते हैं। सादिक सिंधरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट है, अगर उनके खिलाफ भी आ जाता है ये मामला कि अब ऑब्वियसली वहां पर भी इलेक्शन होगा, तो फिर क्या वो रिटेन कर पाएंगे पोजीशन अपनी, या फिर कोई और? अब और ये भी कहा जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के तौर पर अब PDM रिप्रेजेंट करवा सकती है। ये सारी सिचुएशन अपनी जगह। इसके अलावा जो अहमियत थी कल के इलेक्शन की, वो भी बहुत ज्यादा। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो बात हो रही है, सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ इन गुफ्तगू में शरीक रहे, तमाम मामले पर हमने डिस्कशन किया। और अनएक्सपेक्टेडली जो कि वो कह रहे थे कि मुझे लग नहीं रहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सीट ले जाएंगे, वो ले गए। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान आबिद साहब, ये जो कल रिजल्ट्स आए हैं अनएक्सपेक्टेड हैं, और क्या आपको लग रहा है कोई ऐसा शख्स था जो कह रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे, जो कि न्यूट्रल होते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मजमूई तौर पे तो नताइज वही आए हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन एक नतीजा जो इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त का था, वो मुझ समेत बहुत से लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो समझ रहे थे कि आखिर में हफीज शेख बरतरी ले जाएंगे, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बड़ा अपसेट कर दिया। और मैं इसमें गिलानी साहब से ज्यादा जो है आसिफ अली जरदारी साहब की जो महारतें हैं पॉलिटिकल, उसको दाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने किसी कमाल होशियारी के साथ सोच समझ के ही गिलानी साहब को मैदान में उतारा था। यानी उनको लग रहा था कि वो इस्लामाबाद की सीट पर हुकूमत के लिए एक बड़ा अपसेट कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो मैं इसे PDM की कामयाबी आज उनको मिली है, एक बड़ी कामयाबी की सूरत में। और पीपल्स पार्टी तो कहती थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, जिस पर रिजर्वेशंस आ जाती थी PDM के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब देखें फिर वही होने जा रहा है। बिल्कुल देखिए, अभी ये कहना जरा कबल अज वक्त होगा कि तहरीक अदम एतमाद पेश भी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये जरा अभी अर्ली होगी। क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि एक इस्लामाबाद से सेनेट की इंतखाब जीतना,
और फिर पूरे हाउस से वजीर आजम को रुखसत करना, ये दो जरा मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन इससे एक माहौल जरूर बना दिया है पीडीएम ने कि वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वजीर आजम खुद वजीर ईवान से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जरा तहरीक अदम एतमाद की बात जरा थोड़ी सी पीछे चली जाएगी। तो लेट्स सी कि वजीर आजम ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो क्या है और किस तरह से वो अपने कार्ड खेलते हैं। और खास तौर पे जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, मुझे मेरी अपनी असेसमेंट है कि अगले आने वाले चंद दिनों में खुद हुकूमत के अपने अंदर यानी कैबिनेट के अंदर उनके एडवाइजर्स में एक बड़ी तब्दीली आएगी और इमरान खान साहब जो है अपनी टीम को रीशफल भी करेंगे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। यानी अब उनको एग्रेसिव इनिंग्स खेलनी है पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पीडीएम भी एग्रेसिव होके आएगा ना। तो जब वो एग्रेसिव होगा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्रेसिव इनिंग्स खेलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है। सलमान आबिद साहब, आपने कहा कि एग्रेसिव होना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी बात की कि पीपल्स पार्टी पीडीएम ने बड़ी समझदारी से अपना जो कैंडिडेट था वो चूज किया। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट लेके आए, तहफ़्फ़ुज़ात वहीं पर थे, वहां पर क्यों नहीं समझदारी दिखाई? इतना सोच विचार करके जनरल सीट पर, इस्लामाबाद की सीट पर खड़ा करना, और फिर क्या कॉन्फिडेंस था या फिर गलती हो गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि खुद फवाद चौधरी समेत बहुत से लोगों ने यह कहा था कि हफीज शेख साहब को टिकट ना दिया जाए और हम वहां पर किसी पार्टी के पुराने लोगों को टिकट दें, ताकि ये जो इस वक्त ये बात छाप लगी हुई है कि हम बाहर से आने वाले लोगों को टिकट दे रहे हैं, ये ना हो। लेकिन इमरान खान साहब को बड़ा कॉन्फिडेंट था। और मैं तो देखिए एक अगली बात भी करता हूं कि वो सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदे नहीं थे बल्कि आलमी मालियाती इदारे IMF के भी नुमाइंदे रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ को भी सर्व किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी सर्व किया, वो PTI को भी सर्व कर रहे हैं। तो एक लिहाज से जो हफीज शेख की शिकस्त है वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका है, बल्कि वो जो पूरा एक मालियाती सेटअप चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, फाइनेंशियल सेटअप, उसकी भी एक फ्रस्ट्रेशन थी। और आप देखिए, जब एक खातून को वहां 174 वोट मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हफीज शेख के मामले में पार्टी के अंदर रिजर्वेशन थी और पार्टी ने उसको सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसीलिए फिर अब शायद ये डिसीजन भी लिया गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाया जाए, क्योंकि उन्हें पता है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी ये शिक रखी गई है, शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। तो उसके ऊपर भी कुछ लोग अब बात कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए क्यों करा रहे हैं, सीक्रेटली क्यों नहीं करा रहे। बट सलमान आबिद साहब, चूंकि हम सेनेट की बात, जी 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 जी, देखिए पहली बात तो यह है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, यानी इत्तेमाद का जो वोट लेना होता है, वो शो ऑफ हैंड के जरिए होता है, वो खुफिया वोट नहीं होता। वो तो जिस वक्त आप तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे तो तब जाके कोई बात होगी। अभी तो जो इत्तेमाद का वोट लेना होगा वो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। मैं ऑन अ लाइटर नोट बोल रही थी सलमान आबिद साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए अब जो है वो बड़ा अपसेट तो होगा ही, लेकिन उसमें भी अब पीपल्स पार्टी या नून लीग के कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब PTI का यही स्टांस होना चाहिए कि ओपन बैलेट से कराएं, तो कराएं फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के भी इंतखाब जो है वो ओपन बैलेट के जरिए। देखिए, अब ये तो मामला जो है ना, हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तय करना है। अगर वो पार्लियामेंट में तय कर लें तो ये ओपन बैलेट के जरिए हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि देखिए, चेयरमैन सेनेट जो है, ये मेरी अपनी राय है, मुझे लगता यह है कि बलूचिस्तान से कोई ना कोई आएगा। अच्छा। चाहे वो PDM का उम्मीदवार मुश्तरका तौर पे हो और चाहे वो इसका PTI का हो। और मुझे ये लगता है कि अब कोशिश ये होगी कि सादिक संजरानी साहब को ही PTI सपोर्ट करे, क्योंकि बाप जो है वो तीसरी पार्टी है इस पूरे नंबर्स गेम में। तो इसलिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो है वो कोशिश करेगी कि सादिक संजरानी को ही सस्टेन किया जाए। वो जो पहले कहा जा रहा था कि शिबली फराज साहब को चेयरमैन लाया जा सकता है, तो एक कोशिश मुझे नजर आ रही है कि हुकूमत जो है वो दोबारा सादिक संजरानी साहब के ऊपर जो है अपना पत्ता रखेगी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो PTI का हो सकता है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि खुद पीपल्स पार्टी वाले भी जो है कोई सादिक संजरानी साहब के साथ ही कोई मामला तय कर लें, बाप का और पीपल्स पार्टी का, तो वो जो पुराना फार्मूला है कि चेयरमैन वही हो और डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हो। लेकिन क्योंकि कल बिलावल साहब ने कहा है कि हमारा चेयरमैन होगा, तो इसका मतलब है कि वो गिलानी साहब को चेयरमैन के तौर पर लाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये जोड़ तोड़ होगा तो पता चलेगा कि बाप जो है क्या वो वाकई जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कोई नरम गोशा रखती है कोलिशन पार्टनर में जाने के लिए, क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है। तो ये जो, और इसमें 4 कैंडिडेट जो है वो आजाद उम्मीदवार भी हैं, एक जमात इस्लामी का भी है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी का जो उम्मीदवार है वो बाप की ताउन के साथ जीता है बलूचिस्तान के अंदर। तो ये जो अभी नंबर्स गेम है, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कहां पर स्टांस लेता है। लेकिन अब एक बड़ा कांटेदार मुकाबला जो है वो चेयरमैन सेनेट के ऊपर होगा, जहां हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरीके से हम अपनी बर्तरी को साबित कर सकें। क्योंकि कल तो देखिए जो नंबर गेम्स है, जो कल की सीटें उसमें तो PTI ने अददी तादाद में बर्तरी ले ली। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप देखें
तो इसमें अपोजिशन जमातों का जो पड़ रहा है वो भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, आता है। सलमान आबिद साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तारीख में कभी नहीं हुआ का जो तूफान है वो आज तक पाकिस्तानी कौम के गरीब लोगों ने आज तक नहीं देखा, और हर रोज आकर मीडिया पर जो तर्जुमान है हुकूमती वो झूठ बोलते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं। तो ये 3.25 साल सिर्फ मीडिया टॉक, झूठा प्रोपेगेंडे के हवाले से कल का जो फैसला है वो अवामी नुमाइंदों का फैसला है। और आप यकीन माने कि पूरे पाकिस्तान से मुझे मुबारकबाद की कॉलें आ रही हैं। तो जब आप अवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। और ये कोई अवामी नुमाइंदों का फैसला नहीं है, ये खुदा ताला का फैसला है कि 3.25 साल आपने कुछ नहीं किया। एक मेगा प्रोजेक्ट इन 3.25 सालों में मुझे आप दिखा दें तो जहां पर मुस्लिम लीग नून ने सखर से लाहौर मोटरवे बनाई, अब्दुल हकीम मोटरवे बनी, सियालकोट लाहौर मोटरवे बनी, 3 मेट्रो बस बनी, और अल्लाह के फजल करम से महंगाई जो इस वक्त है, उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, अगर आप कीमतों का तकाबली जायजा लें तो जमीन आसमान का फर्क है। 5.8% ग्रोथ रेट थी उस वक्त और आज 0 है। तो मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन को आप उस नजर से न देखें कि आज अवाम की उमंगों के मुताबिक कौमी असेंबली के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला। हमजा साहब, ये बता दीजिएगा कि तरीके अदमे इत्मीनान आप लेकर आएंगे इमरान खान के खिलाफ, या फिर जो है कि नॉन मार्च की तरफ जाएंगे, आप इसका जवाब दीजिए। अभी पीडीएम का इजलास आज कल में होने वाला है, तमाम तर चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होंगी और मुस्तकबिल का लाएमल जो है वो चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला मुशावरों से मरतब कर करेंगे। हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं अहम मौजू पर, कल के इलेक्शंस और आइंदा आने वाले तरीके अदम एतमाद या फिर तरीके एतमाद जो है इस वक्त लाया जा रहा है, इस पर बात हो रही थी। सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से अब गुफ्तगू ओवरऑल यही हो रही है, तरीके एतमाद इमरान खान साहब की आ जाएगी, उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, लेकिन आप ये बताइएगा ये जो 26 मार्च की तारीख है और पीडीएम के हवाले से अगर आप कमेंट्स अपने दे दें कि अब इसकी कितनी अहमियत होगी, इसकी हाइप कितनी क्रिएट होती नजर आ रही है आपको आइंदा चंद दिनों में? देखिए, मेरी जाती ख्वाहिश का जो ख्याल तो ये है कि पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाई जाए, यानी प्राइम मिनिस्टर को बदला जाए। उसकी वजह यह है कि वो खुद एक स्टेक होल्डर है, सिंध में उसकी हुकूमत है, वो पूरे सियासी निजाम को लपेटने की कोशिश नहीं करेगी। वो चाहेंगे कि इस वक्त इन हाउस तब्दीली लाई जाए। अब लेकिन मसला यह है कि तहरीके अदम एतमाद जब वो लाने की कोशिश करेंगे तो फिर देखना होगा कि जो नंबर गेम्स की खेल है उसमें वो कितना हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि आप तहरीके अदम एतमाद को इस्लामाबाद की सीट के साथ मत जोड़े, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक बात, फिर देखना पड़ेगा कि कौन कहां पर जाके खड़ा होता है। लेकिन पीडीएम के पास जो चॉइस है, मुझे जाती तौर पे लगता है कि अब ज्यादातर कमांड जो है ना वो जरदारी साहब के पास रहेगी, और जरदारी साहब जो कार्ड खेलना चाह रहे थे वो ही कार्ड आगे चलेगा। ये जो था ना इस्तीफों वाली पॉलिटिक्स, मार्च की जो पॉलिटिक्स थी, ये जो जाके पार्लियामेंट हाउस का घेराव करने वाला मामला था, वो मुझे अब पीछे लग रहा है। अब जो कुछ होगा वो इन हाउस तब्दीली होगी। एक बात जो अभी हमजा शहबाज साहब ने की है, मैं जरा उस पर भी कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये सबको पता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो मफादात के साथ जुड़ी होती है। ये 10 लोगों ने कल हुकूमत को वोट नहीं दिए हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ लेन देन और कुछ मामला तो तय हुए हैं ना जी। ये कोई किसी नजरियाती वाबस्तगी की बुनियाद पे तो वोट नहीं पड़े हैं। इसलिए ये बहस भी मौजूद रहेगी कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम है इसको कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे शफाफ किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि इस इंतखाब में जो तरीकाकार है वो बदला नहीं जाएगा। और मुझे लगता यह है कि हुकूमत अब बहुत ज्यादा शोर मचाएगी। और आप जरा ये ध्यान में रखें कि एक जो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो है वो भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची हुई है, उसको भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। तो हुकूमत एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है ना वो गिलानी साहब के खिलाफ वो भी शुरू करेगी। इस वीडियो की वजह से देखिए उन्होंने हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जिन अरकान को खरीदा उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सलमान आबिद साहब, उनको भी तो फिर पार्टी एक्शन लेते हुए निकाले, और फिर अगर वो निकाल देते हैं तो फिर सादा अक्सरियत जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो ये पूरा एक सिनेरियो है जो आने वाले दिनों में क्लियर होगा।
यही प्रॉब्लम है पीटीआई के लिए कि अगर वो अपने अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई करती है तो उनकी अपनी पार्टी पोजीशन जो है वो वीक हो जाएगी। इसलिए इस इस्लामाबाद के सेटबैक ने पीटीआई की हुकूमत को एक सेटबैक तो दिया है पॉलिटिकली, और उसको संभलने के लिए ही वो इत्तेमाद पे वोट लेने की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जब वो इत्तेमाद का वोट लेते हैं तो उसके बाद जो सिचुएशन पीडीएम बनेगी वो क्या बनती है। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आइंदा आने वाले दिनों में जो इसकी एक्टिविटी है वो उनको नजर आ रही है बहुत ज्यादा, और लॉन्ग मार्च से ज्यादा इन हाउस तब्दीली की उन्होंने बात की। सलमान आबिद साहब अभी जाते जाते जो कहे गए कि शायद चेहरे तब्दील होंगे, कैबिनेट में चेंजेस आएंगे या एडवाइजर्स तब्दील होंगे, तो उसके लिए आप टिकट्स पढ़िए, नीचे रेड में चल रहे हैं। ब्रेकिंग आ रही है, आज दोपहर को एक इजलास है, वज़ीर आज़म उसको चेयर करेंगे, तमाम पार्टी रहनुमा और वज़रा को बुला लिया गया है। सूरत हाल पर तो बात होगी ही, और हफीज शेख की शिकस्त के ऊपर तो ब्रीफिंग दी ही जाएगी, लेकिन बड़ी तब्दीली भी मतवक्के है, कुछ नाम, कुछ चेहरे तब्दील। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मीडिया के ऊपर या ओवरऑल सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ते हैं, लेकिन फिर वो सुस्त रवि का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ट्रायल चल रहा होता है, केस चल रहा होता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट जो मोटरवे ज़्यादती केस है, जिसमें मरकजी मुल्ज़िम आबिद मरी को पकड़ने में बहुत टाइम लग गया था, फिर शफकत महमूद भी उसके साथ फर्द जुर्म जिन पर आयद की गई है वो थे। अब कल लाहौर कैंप जेल में मोटरवे ज़्यादती केस की समाअत के दौरान दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। बिल्कुल, मुल्ज़िमान ने ये ऐसा किया। और इसके अलावा जो इस वक्त स्पीडी ट्रायल चल रहा है, कहा जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल है, इसकी अहमियत, और फिर ये जो एतराफ़ जुर्म पहले किया गया और अब सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, इसकी कानूनी अहमियत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। वकास अब्रेज बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वकास, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोटरवे ज़्यादती केस ऑब्वियसली आपको मालूम है इस वक्त उसका जेल में ही ट्रायल चल रहा है। कल इन दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई, इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पहले ये इकरार भी कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसा घिनौना इकदाम किया था। आप बताइएगा, ये जो फर्द जुर्म आयद करना और फिर उसके बाद सेहत जुर्म से इनकार कर देना, इसकी अहमियत कितनी है? मुझे सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जुल्म जम रहा है बच्चे कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जहां तक आपके क्वेश्चन की बात है, इस क्वेश्चन के अंदर इसके दो एस्पेक्ट्स है। सबसे पहले ये कि जब एक शख्स पुलिस के सामने अपनी कन्फेशनरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है 161 की स्टेटमेंट। एट द सेम टाइम वही एक मुल्जिम जो है अपनी स्टेटमेंट एक मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाता है, उसे 164 की स्टेटमेंट कहते हैं, कन्फेशनरी स्टेटमेंट। जब वो कन्फेशन करने के बाद अगर तो वो चलान सबमिट होने के बाद एट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग चलान और फर्द जुर्म आयद होने के वक्त जब उससे अदालत ये पूछती है कि तुमने क्या ये जुर्म किया है, डू यू प्लीड गिल्टी, अगर उस वक्त वो कन्फेस कर ले कि हाँ मैं इतराफ जुर्म करता हूँ, तो फिर उसको एट द सेम टाइम कन्विक्शन दे दी जाती है या उसे सजा दे दी जाती है। लेकिन जो पहले इतराफी बयान था इसका, एक तो पुलिस के सामने था और एक इलाका मजिस्ट्रेट के सामने था 164। लेटर ऑन वो जब ये इसका ट्रायल स्टार्ट होगा, फर्द जुर्म आयद होगी या लेटर ऑन ट्रायल की स्टेज पे ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी उस शख्स को कन्विक्ट करवाने के लिए। लेकिन जो आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा है जिसमें आपने कहा कि स्पीडी ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है, मैं माजरत के साथ ये चीज आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा कि सितंबर से ये केस चल रहा है और इस केस को चलते हुए 6 से 7 माह का अरसा गुजर चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 37 और 38 ये कहता है, और जिसकी इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने बात की कि स्पीडी इनएक्सपेंसिव और एक्सपीडियस जस्टिस को इन्फोर्स करेंगे सोसाइटी के अंदर। लेकिन ये कैसा स्पीडी जस्टिस है कि हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट ये कहता है कि 3 महीने के अंदर आप केस की डायरेक्शन को सेट करें और 3 महीने में सजा और जजा का फैसला करें। एक इतना हाई प्रोफाइल केस जिसको मीडिया लाइमलाइट में लाया हमारे हुकूक निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ के ठेकेदार और दावेदार लाओ लश्कर बैनर और एक कांस्टेबल से लेकर आईजी तक, एक पीएन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, पूरी स्टेट की हरारकी एक ही चीज पे गमगठा नजर आई कि हमने शख्स को सजा दिलवानी है क्या। लेकिन क्या हमारा निजाम में जो इंसाफ है इतना कंजर्वेटिव है, इतना दकियानूस है कि एक शख्स जिसको हतूल आइडेंटिफाई भी कर चुकी है उसको सजा दिलवाने में या प्रोसेस फॉलो करवाने में क्यों इतनी ताहीर की जाए। और बैरिस्टर साहब आपकी ये बात से मैं 100% अग्री करूंगी
कि तकरीबन 6वां महीना ये शुरू हो गया है और ये केस जो है वो चल रहा है। ऑल्दो इसको मिसाल बनाया जा सकता था, ये इतना बड़ा केस था जिसने, आपने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर बच्चा इस केस के बारे में जानता था, इसको एक मॉडल केस के तौर पर भी लिया जा सकता था, इबरत का निशान बनाया जा सकता था बहुत जल्द स्पीडी ट्रायल करके। तो कहीं से ये स्पीडी ट्रायल तो लगा नहीं, लेकिन डिले की वजह क्या है? अब चालान जमा करा दिया, 35 गवाहों के बयानात भी शामिल हो गए, लेकिन वजह क्या है डिले की? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 35 गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाए गए, हमारा कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसका आर्टिकल 3 और 17 का अगर बगौर जायजा ले, वो ये कहता है, आर्टिकल 3 जो है दैट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एविडेंस नॉट द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। और आर्टिकल 17 को आप देख लें, और आर्टिकल 17 ये कहता है कि अगर आपने किसी भी शख्स के अगेंस्ट शहादत एडमिसिबल करार करवानी है अदालत में, तो उसके लिए इस तरह के रेप के केसेस में 2 आई विटनेसेस या 2 विटनेसेस डेट इज इनफ फॉर प्रूविंग द प्रोसिक्यूशन केस। लेकिन जब आप 35 गवाहान रख लेंगे तो 35 गवाहान की जो एविडेंस पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवाई जाएगी और फिर फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो अदालत में रिकॉर्ड करवाई जाएगी, इट वुड बी अ वेरी प्रोलॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। और 35 गवाहान की जब आप स्टेटमेंट करवाएंगे तो उन गवाहान की स्टेटमेंट में जहां पे भी स्लाइड्स डाउट डेंट्स और कोई सस्पेक्ट्स होंगे तो उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो क्यूज को जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स डेंट्स एंड सस्पेक्ट्स। जरा भी कोई स्लाइड्स डेंट या कंट्राडिक्शंस आती हैं, जो भी गवाहान के बयानात के अंदर कोई तजादात हैं, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है क्यूज को जाता है। लिहाजा प्रोसिक्यूशन विंग जो इस केस में बनाई गई, उनको ये चाहिए था कि 35 गवाहान की बजाय आप 4 से 5 गवाह होते क्वालिटेटिव, और उसकी वजह से क्या होता कि स्पीडी ट्रायल में मदद होती, और यहाँ तक जहाँ पर हम पहुंचे हैं इसमें मजीद तेजी भी आ सकती थी, और अभी भी मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए जो अभी मराइल पड़े हैं उसमें भी कमी आ सकती थी। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि इस वक्त सिचुएशन जो है खासी कोई इतनी पॉजिटिव नजर नहीं आई है, क्योंकि ओवरऑल 6th मंथ है ये, और फिर ये भी कहा कि अभी गवाहान के बयानात और बहुत से लंबे मराहिल नजर आ रहे हैं। तो ये तरीकाकार जो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वाकई एक परेशान कुन सिचुएशन, बिल्कुल एक परेशान कुन सिचुएशन है, लेकिन दूसरी तरफ एक और परेशान कुन सिचुएशन जो हम डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल वो कोरोना की है, और केसेस एक दफा फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब भी 1500 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में, और 63 अमवात हुई हैं 24 घंटों में। एकदम से ऐसा लग रहा है कि नंबर थोड़े से बढ़ना एग्जैक्टली। और तो से हमने देखा कि ये नंबर कल 75 के करीब था और अब 64 जो अमवात हुई हैं, इसकी वजह से हमें फिर से एक दफा परेशानी लाक होनी चाहिए और हमें ईजी नहीं होना चाहिए, और जो भी आप इस हवाले से इकदाम कर रहे हैं उसमें मजीद तेजी और सख्ती आनी चाहिए। इसीलिए एक और बड़ा फैसला भी किया गया कोरोना केसेस के हवाले से, देखते हुए पूरी दुनिया में जिस तरह से कमी नहीं आ रही है, तो सऊदी हुक्काम की जानिब से हज करने वाले आज़मीन के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है कि कोरोना वैक्सीन उनके लिए लाजमी करार दी गई है, और अब यह होगा कि जो भी हज के लिए जाएगा वैक्सीन के बगैर किसी को हज करने की इजाजत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। इस साल भी अब चलिए इसमें एक खुशी की बात की तो ये है कि हज हो रहा है और हज होगा इंशाल्लाह। और रवां बरस जो हज होगा, और जो लोग करना चाहते हैं वो मेक श्योर कर लें कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, और इस शर्त को अब लाजमी करार दे दिया गया है। आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना पड़ेगा, तभी सऊदी हुकाम जो है वो आपको इजाजत देंगे। और सऊदी अरब के वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक का ये कहना है कि रवां बरस हज के मौका पर जिम्मेदारियां अदा करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को मक्का मदीना और एंट्री पॉइंट्स पर तिबी सहूलियात फराहम करनी है, तो एक वनरेबल सिचुएशन में होंगे वो, तो उनके लिए जो वैक्सीन है वो लाजमी करार। बिल्कुल। और इसके साथ साथ तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल बदर ने कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन की होगी उनके लिए क्वारंटीना भी अब लाजमी नहीं होगा, तो उनके लिए क्वारंटीन भी नहीं है। जिन्होंने वैक्सीन मुकम्मल कर ली है, यानी कि डोजेज जो हैं 2 से 3 जो भी वैक्सीन होगी उसका जो भी प्रोटोकॉल्स हैं अगर उन्होंने पूरे किए हैं और अगर मुकम्मल कर ली है वैक्सीन, तो फिर उनके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। और अब ये हैं हज के लिए जो कि वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो एक अच्छी खबर है। पाकिस्तानी जो भी चाहते हैं कि वो हज की सादत हासिल करें इस साल, उनको भी चाहिए कि फौरन वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। कल होने वाले PSL मैचेस तो बड़े इंटरेस्टिंग थे और कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनली एक मैच जीत भी गई, लेकिन हमने ये देखा कि जो कराची किंग्स है वो भी अपना मैच जीती पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही दोनों टीम्स की।
लेकिन ऐसे लगा कि अचानक से जो ये खबर आई है ये पीएसएल के इंटरनेशनल प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स में जो कोरोना और पॉजिटिव केसेस, फिर क्या होगा फ्यूचर पीएसएल का, तो उससे ये जीत और हार का जो मजा था वो किरकिरा हो गया। आपकी टीम जीती ना पहली दफा, लेकिन नजर लग गई है, पूरी सिचुएशन जो है वो अपसाइड डाउन नजर आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 मार्च से जो लाहौर में शुरू होने वाले मैचेस हैं, अब एक तजवीज़ ये भी सामने आ रही है कि वो भी कराची में ही कराया जाए, ट्रैवल ना कराया जाए प्लेयर्स को। लेकिन तर्जुमान पीसीबी का ये कहना है कि हतमी फैसला तमाम फ्रेंचाइज मालिकान के साथ बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और बड़ा जबरदस्त पीएसएल ट्रांसमिशन को होस्ट कर रहे हैं शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सिमल फॉर इनविटेशन। शोएब साहब, ये क्या हो गया, पीएसएल को नजर लग गई, ये तो कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि शायद पोस्टपोन भी हो सकता है, क्या कहेंगे, आपके पास क्या इतलात हैं? बिल्कुल जी, वो बड़ा मशहूर मुहावरा है, क्या से क्या हो गया देखते देखते ऐसा ही हो रहा है। अफसर जिस तरह बात कर रहे थे कि कल जो है वो मैच का नक्शा पलटा या मैच के नताइज पलटे कि पहले जो है वो दूसरी बारी वाली ही टीमें जीतती थी, लेकिन कल जो है वो पहली बारी वाली टीम जो है जीत गई कोयटा ग्लैडिएटर की सूरत में। सिर्फ मैच के नताइज नहीं बदल रहे, मुझे तो लग रहा है कि लीग का नक्शा बदलने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल है। एक खिलाड़ी का केस आया था जिसके बारे में जो है वो खदशात हैं, मैं हतमी बात नहीं कर रहा, लेकिन खदशात हैं कि वो उसको अलामात थी और उस अलामात के बावजूद वो मैच खेला और उसके बाद एक खौफनाक कहानी शुरू हुई। हर गुजरते दिन के बाद एक नया जो है वो सिनारियो जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, हर लम्हे एक नई डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे अब पाकिस्तान सुपर लीग में पॉजिटिव केसेस की तादाद 7 हो गई है, जिसमें खिलाड़ी भी शामिल है, ऑफिशियल भी शामिल है, देसी भी शामिल है, गैर मुल्की भी शामिल है। तो उसके बाद जो है वो बड़ा मामला है और अब उससे एक कदम आगे हो गया है। अब जो है वो 2 फ्रेंचाइजीज के लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग और फ्रेंचाइजीज इंतजामिया को कैटेगोरिकल कह दिया है कि वो उनकी सीट बुक करवा दें। तो वो दोनों जो है वो चाह रहे हैं कि आज रात या आज शाम की फ्लाइट से, पहली दस्तयाब फ्लाइट से वो पाकिस्तान से वापस चले जाएं। एक खिलाड़ी तो उनमें वो है कि जब 5वें एडिशन में जो कोविड आया था तब भी उसने सबसे ज्यादा शोर मचाया था और फिर जब वो मैच रिस्टोर हुए थे तो वो वापस खेलने भी नहीं आया था। तो ये सूरत हाल देखिए, ये चीजें नेचुरल हैं। अगर ये हक है किसी भी प्लेयर का कि अगर वो समझता है कि वो कोरोना कोविड इंटरनेशनल एक इशू है ये, तो अगर वो जाना चाहता है तो चला जाए। लेकिन ये बताइएगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑब्वियसली जो फ्रेंचाइज हैं उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या वेन्यू चेंज करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ही खेलेंगे, लोकल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे? ये कौन कौन सी पैराओं पर डिस्कशन हो रहा है इस वक्त? देखिए, आपको बताता चलूं कि आज दोपहर जो है वो तकरीबन 2 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इनकी होगी आपस में, जिसमें फ्रेंचाइज ऑनर्स भी होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे भी होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के नुमाइंदे भी होंगे। और वहां पे जो ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं वो सबसे ज्यादा बड़ा सरदर्द उनके लिए ये नहीं है कि मैचेस जो है वो लाहौर से कराची लेकर आए जाए। वहां बड़ा चैलेंज ये है कि क्या इस लीग को कंटिन्यू किया जाए, और ये सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो गुज़िश्ता सीजन था सीजन 5 उसके 4 मैचेस जो है वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए थे और वो बाद में हो गए। लेकिन अब इस एडिशन के तकरीबन 20 मैचेस बाकी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी पाकिस्तान सुपर लीग 6 एडिशन बाकी है अभी। और अब ये सूरत-ए-हाल इस तरीके से गंभीर होती जा रही है कि वहां पे उनको स्टेप लेने पड़ रहे हैं। अब अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करते हैं तो अगला पूरा साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और फिर जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनकी कमिटमेंट्स हैं, तो विंडो खाली नहीं है। तो बहुत ज्यादा वो लोग परेशान हैं, इसको कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं और फॉरेनर्स नहीं होते तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे कौमी T20 कप हो जिसमें तड़का ना लगाओ। जी बिल्कुल, तड़का ना लगाओ तो फिर सालन का मजा नहीं आता। शोएब, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन अगर जो प्लेयर्स वापस जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको रिप्लेस करने की कोशिश तो करेंगे फ्रेंचाइजेस, जैसे ऑलरेडी हुआ भी है, कुछ प्लेयर्स गए हैं, उनकी जगह नए भी आ गए। सो अगर ये इसकी पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है कि थोड़ा सा गैप ले लिया जाए, ऑफ टाइम ले लिया जाए और बायो बबल दोबारा से क्रिएट किया जाए, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए एंड देन मैच कंटिन्यू किए जाए? देखिए सिमल, एक बात समझने की जरूरत है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, आप मुझे इंटरप्ट अगर ना करें तो। इमामुल हक जब न्यूजीलैंड में थे उनका 6ठा दिन था और 3रा कोविड था, यानी कि पहले 2 कोविड टेस्ट जो हैं वो उनके नेगेटिव आए थे, लेकिन जब 3रा कोविड टेस्ट उनका लिया गया तो वो पॉजिटिव आया। इट मींस कि जब सिम्टम्स आ भी जाते हैं
तो वो टेस्ट के बावजूद फौरी तौर पे नहीं पता चलता। तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान सुपर लीग में पहला केस आया था फवाद अहमद का इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो उसके बाद पहले रैपिड टेस्ट लिए गए जो नेगेटिव आए, और उसके बाद जो है वो टेस्ट लिए गए जिनको पीसीआर टेस्ट करते हैं, और उन पीसीआर टेस्ट में 2 और खिलाड़ियों का जो है, एक ऑफिशियल का और एक खिलाड़ी का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। जब वो पॉजिटिव आ गया बाकी सबके नेगेटिव आ गए, लेकिन उनके जब दोबारा 3 दिन बाद टेस्ट हुए, जिनकी रिपोर्ट कल से आना शुरू हुई और आज तक आएगी, यानी कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, तो उनमें मजीद 3 केसेस आ गए। इट मींस के एवरी जो वो है टेस्ट है पीसीआर का, उसके बाद जो है वो हर 3 दिन के बाद जो पीसीआर टेस्ट हो रहा है उसमें पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इसी तरीके से जो रिप्लेसमेंट की बात है, जब फॉरेनर यहाँ पर आएगा तो he has to complete his quarantine period, तो उसको क्वारंटाइन पीरियड गुजारना है। यहाँ पे मैचेस जो है वो रुक नहीं सकते। और इसके अलावा अब मामला मैं आपको जो पहले भी बता रहा हूँ कि अगर इसको डिले कर दिया जाए पाकिस्तान सुपर लीग को, तो डिले करने में प्रॉब्लम यह है कि आगे विंडो खाली नहीं है। पाकिस्तान को इस लीग के फौरन बाद जनूबी अफ्रीका के टूर पे जाना है। ठीक है वकास, ऑब्वियसली कि हमारे पास शेड्यूल जो है वो इस तरह से पॉसिबल शायद ना हो सके, तो ये बताइएगा अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन एक तो होनी भी चाहिए और हो रही है क्या? क्विकली अगर आप बता सकें कि ये वजह क्या हुई, बायो बबल कब टूटा? देखें, पाकिस्तान में बड़ी मशहूर मुहावरा है पंजाबी का, गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ना, वो यही मामला है। अब सिर्फ गोंगलुआ से मट्टी चाड़ना है। बहुत सारी वायलेशंस हुई हैं। खिलाड़ी होटल के अकबी सीढ़ियां जो एग्जिट होता है, इमरजेंसी एग्जिट, वहां से बाहर जाते रहे। सही है, जाके जो है वो इधर उधर जाते रहे। फिर खाने बाहर से मंगवाए जाते रहे। देखिए, बायो सिक्योर बबल में जब आप खाना बाहर से बुलवा रहे हैं, वो जिस रैपर में आ रहा है, और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं, जो हमने देखा कि अब पीएसएल खुद उसका फ्यूचर ही और स्टेक पर आ गया है और वो खतरे में पड़ गया है। वेल, लेट्स सी कि आज के इजलास के बाद डिसीजन क्या लेती है पीसीबी। थैंक यू सो मच रबजट, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन, आपसे हम इजाजत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।